रोही मैदान क्यों कहा जाता है? रोही वाला जो क्षेत्र होता है वो सामान्यतः ग्रेजिंग लैंड वाला जो एरिया होता है, चारागाह भूमिया होती है। चारागाह भूमिया जहाँ कंटीले वगैरह ये वनस्पति पाए जाते हैं, जैसे केर वगैरह ये भी मिलते हैं उन एरिया में। इसी प्रकार के जो मैदानी भाग होते हैं या जो चारागाह भूमिया होती है उनको शेखावाटी में अपन क्या बोलते हैं? बीड वगैरह। तो बीड एरिया यानी वेजिटेशन वाला एरिया होता है, उससे मिलता जुलता शब्द होता है। तो रीजनल शब्द रोही यूज किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं रोही। और मुख्यतः शेखावाटी में चारागाह भूमियों के लिए रीजनल शब्द यानी उस एरिया में क्या यूज होता है? बीड शब्द। और चंबल में क्या थोड़े अधिक कटाव वाले होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, इस कानून के लिए बीहेड शब्द यूज करते हैं। तो रीजनल शब्द है, इस क्षेत्र में इस नाम से प्रचलित। तो लास्ट में अपना फिजिकल डिवीजन था दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती प्लेट्यू। हाड़ौती प्लेट्यू में एक तो बात हुई थी कि इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ जो बेसाल्ट लावा है उससे हुआ है। ये बेसाल्ट लावा रॉक्स के द्वारा बना हुआ है। टाइम पीरियड इनका क्या रहा है? क्रिटेशियस टाइम पीरियड। फिर इसमें इसके जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में फिजिकल डिविजन्स में बताया था कि अरावली सबसे अधिक हाइट पे होती है क्योंकि ये माउंटेन्स होते हैं। 930 मीटर एवरेज हाइट होती, लगभग इसकी आधी होती है 500 मीटर के आसपास हाड़ौती वाले एरिया की। और इस हाड़ौती से लगभग आधी होती है डेजर्ट और प्लेन एरिया की यानी मरुस्थल और मैदानी भागों की। 200 से 300 मीटर, 200-300 का एवरेज कितना होता है? 250 250 मीटर। 250 का ये डबल है। हाड़ौती 500, 500 का अप्रोक्सीमेट अरावली लगभग डबल है क्योंकि यहाँ डबल का मीनिंग लगभग 1000 के आसपास। तो नेक्स्ट लाइन में इसमें लिखेगा एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई। इसमें लिखें हाड़ौती क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर। अलवर का मैदान किस नदी प्रवाह से बना हुआ है? दो से बना हुआ, आगे रिवर्स में समझ में आएगा ये। एक तो जयपुर से हरियाणा की ओर जाती है वो नदी क्रॉस करती है जिसका नाम है साबी या साहिबी रिवर। और एक अलवर खेरथल से और भरतपुर की ओर जो नदी जाती है वह है रूपारेल नदी। तो दो नदियां बनाती हैं अलवर का मैदान, एक साबी या साहिबी रिवर और एक अलवर से भरतपुर जाने वाली है जो अलवर भरतपुर दोनों का मैदान बनाती है रूपारेल। तो अलवर का मैदानी भाग साबी और रूपारेल का मैदान, ये रिवर्स में समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत बड़े मैदानी भाग नहीं है। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान की जब स्टडी कराते हैं तो जो मेन रिवर्स हैं केवल उन्हीं के नाम यूज होते हैं, बाकी रिवर्स में समझ में आएंगे जैसे जैसे नदियां पढ़ेंगे। तो इन नदियों के कैचमेंट एरिया आप पढ़ोगे तो साबी के अंदर जयपुर, जयपुर का एक अलग हुआ भाग है कोटपुतली वाला पार्ट, तो कोटपुतली बहरोड और एक अलवर का मैदान। और रूपा रेल वाला पार्ट है ये आता है अलवर भरतपुर उस वाले पार्ट में। तो इसमें जो पॉइंट अपन ने कवर किया आज, एवरेज हाइट औसत ऊंचाई, तो एवरेज हाइट ऑफ हाड़ौती इज 500 मीटर। हाड़ौती की औसत ऊंचाई 500 मीटर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने हर फिजिकल डिवीजन में उसका स्टडी या अध्ययन के नाम से एक पॉइंट लिया है,
जिसमें डेजर्ट या मरुस्थल का जो भाग था उसको अध्ययन की दृष्टि से हमने दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक एरी डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल और एक था अपना सेमी एरिड डेजर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमने अरावली को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड किया, एक अपना नॉर्थ अरावली, मिड अरावली या सेंट्रल अरावली और एक सदर्न अरावली। फिर राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग जिसको मुख्यतः तीन भागों में, एक माही प्लेन, बनास बाणगंगा प्लेन और एक लास्ट में चंबल का मैदान। तो इसके भी तीन पार्ट, अरावली के भी मुख्यतः तीन पार्ट। हाड़ौती वाला जो हिस्सा है इसको अध्ययन की दृष्टि से दो मुख्य भागों में, यानी इसमें दो मेन डिविजन्स एंड थ्री सब डिविजन्स। इसमें सब डिवीजन या गौण भागों की बात क्यों होती है कि दो मुख्य भाग हैं इसके और तीन गौण भाग। बाकी सब डिवीजन पार्ट तो औरों के भी हमने किए हैं, लेकिन इसके काउंटिंग में क्यों लिए, क्योंकि इसमें वास्तव में जो मेन डिवीजन है वो अलग पार्ट है और जो सब डिवीजन पार्ट है वो अलग है। यानी ये जो तीनों सब डिवीजन पार्ट है इन दो के भाग नहीं है, इन तीन को अलग से कवर किया जाता है। तो हाड़ौती के जो दो मेन डिवीजन है उन दो मेन डिवीजन में शामिल किया जाता है। एक तो हाड़ौती के सदन की तरफ, दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश में एक पठार आता है, जैसे अपने यहाँ हाड़ौती है, इस साइड में आता है मालवा। अब इस हाड़ौती के नीचे वाला जो हिस्सा है, जैसे भीलवाड़ा से चित्तौड़ के बीच का पार्ट, इस वाले पार्ट को नाम दिया जाता है ऊपर माल। माल का मीनिंग होता है मुख्यतः प्लेट्यू रीजन, पठारी भाग। तो मध्य प्रदेश का ये माल पठार है जिसको जनरली वहां मालवा कहा जाता है। उस मालवा के ऊपर का हिस्सा जो अपने भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच का हिस्सा है इसको ऊपरमाल प्लेट्यू कहा जाता है, जिसके बारे में आपने बिजोलिया किसान आंदोलन में शब्द पढ़ा है। तो ये उस माल या मालवा के ऊपर का हिस्सा, इसका नाम ऊपरमाल, जहां विजय सिंह पथिक के द्वारा इसी नाम से एक बोर्ड का गठन किया गया था 1917 के अंदर, ऊपरमाल बोर्ड। तो वो ऊपरमाल बोर्ड इसलिए है क्योंकि वो ऊपरमाल रीजन में स्थापित है। तो एक तो ये ऊपरमाल वाला एरिया यानी भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच का एरिया, एक आता है इसमें प्रतापगढ़ और झालावाड़ का पार्ट। प्रतापगढ़ झालावाड़ को बोला गया मालवा प्रदेश क्योंकि यहाँ मालवा का पठार ज्यादा फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में तो उस पठार का नाम क्या है, मालवा, और प्रतापगढ़ झालावाड़ में इसको मालव रीजन कहा जाता। तो इस मालव को और इस ऊपर वाले हिस्से यानी ऊपर माल को, इन दोनों रीजन को मिला के राजस्थान के अंदर हाड़ौती का एक मेन डिवीजन बना दिया गया इसको, जो हाड़ौती के नीचे की तरफ है। तो नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर इसको नाम दिया गया दक्कन लावा पठार। तो हाड़ौती का एक मेन हिस्सा तो ये, वास्तव में ये हाड़ौती का हिस्सा नहीं हो गया, पार्ट किसका है। लेकिन अगर आप मालवा को राजस्थान के अंदर काउंट करोगे तो राजस्थान में हाड़ौती के अलावा एक फिजिकल डिवीजन और काउंट करना पड़ेगा, मालवा पठार। तो फिजिकल डिवीजन चार नहीं पांच होंगे। अब हाड़ौती का मेन डिवीजन इसलिए माना गया है क्योंकि इसकी जो चट्टानें वो हाड़ौती की सिमिलर है, चट्टानें आपस में एक दूसरे की एक जैसी हैं। इस कारण हाड़ौती का ही एक मेन डिवीजन मान लिया गया राजस्थान में इसको, जो दक्कन की ओर होने के कारण इसको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो इसमें एक मेन पार्ट ये है। दूसरा पार्ट इस साइड में मालवा के सदन की तरफ एक माउंटेन है जो इस साइड में गुजरात से राजस्थान होते और बिहार तक फैली हुई है, इसको नाम दिया जाता है विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन का जो मेन पार्ट है ये आता है अपने एमपी की तरफ, उसकी चट्टानें राजस्थान की तरफ निकली हुई है विंध्यन की। इसको हम कहते हैं, जैसे कोई चट्टानी भाग होता है जब आगे की ओर निकला होता है उसको कहा जाता है स्कारप्लैंड या कगार। जैसे कई बार घरों में ऊपर छज्जा नहीं होते बाहर की तरफ निकालते, तो सेम उसी तरीके से जब चट्टानी भाग बाहर की तरफ निकलती है तो उसको स्कारप्लैंड या कगार के नाम से जाना जाता है। तो विंध्यन माउंटेन, उसका चट्टानी भाग जो राजस्थान की तरफ निकला हुआ है विंध्यन कगार। अब यहाँ की जो चट्टानी वो भी हाड़ौती के सिमिलर है, हाड़ौती जैसी ही चट्टानी है। और अगर यहाँ पे इसको अलग कवर किया जाता तो अपने राजस्थान में एक माउंटेन नहीं दो माउंटेन पढ़नी होंगे अपने को। एक तो हमने अरावली को कवर किया और एक दूसरा माउंटेन, तो फिजिकल डिवीजन चार की बजाय यहाँ पे भी पांच या फिर छह हो जाएंगे, यानी एक मालवा को काउंट करना पड़ेगा और एक विंध्यन को। तो नए फिजिकल डिवीजन पढ़ने से बचने के लिए, क्योंकि चट्टानों की सिमिलरिटी है इसमें, चट्टानी इसी प्रकार की है जैसे हाड़ौती की, इस कारण इसको भी हम राजस्थान में हाड़ौती का ही एक मुख्य हिस्सा मानते हैं। इस वाले पार्ट को जहाँ विंध्यन की चट्टानें फैली हुई हैं इस पार्ट को नाम दिया गया विंध्यन स्कारप्लेंट।
विंध्यन कगार। अब जो खुद हाड़ौती बचा हुआ है ये वाला हिस्सा जो एच इंडिकेट किया हुआ है हमने, इस एच को तीन भागों में और वो तीन सब डिवीजन पार्ट हैं। जैसे एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, एक इसमें एक हिस्सा इसमें 12 का जिसमें नाम दिया जाता है शाहाबाद, जो राजस्थान में किसके लिए फेमस है, सहरिया जनजाति और घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां क्षेत्र में शाहाबाद उच्च भूमि। एक एरिया माना जाता है डग गंगधार, डग गंगधार उच्च भूमि ये झालावाड़ में आती है। और एक ये पार्ट जो बूंदी कोटा और झालावाड़ के बीच में, ये अरावली की पहाड़ियों में कल भी बात की थी अपने अर्धचंद्राकार पहाड़ी, और वहां पे भी बताया था कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी वास्तव में हाड़ौती का हिस्सा है। तो इसमें एक तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है और दो स्थानों के आधार पे। शाहाबाद में है तो शाहाबाद उच्च भूमि, डग गंगधार, एक डीग आता है भरतपुर में वो अलग है, और डग कहाँ आता है झालावाड़। तो ये डग गंगधार वाला पार्ट डग गंगधार उच्च भूमि, तो ये दो अपलैंड के रूप में है और एक क्रिश्चियन सेफ हिल्स के रूप में। तो यहाँ हाड़ौती के तीन सब डिवीजन करेंगे। तो इसलिए लिखा है कि हाड़ौती का जो पार्ट है वो दो मेन डिवीजन में, यानी उसके नीचे वाला जो पठार दक्कनलावा पठार और एक विंध्यन माउंटेन या विंध्यन कगार वाला पार्ट, और तीन सब डिवीजन जो मुख्यतः हाड़ौती के तीन पार्ट किए गए हैं। तो जो दो मेन डिवीजन है वो वास्तव में हाड़ौती के हिस्से नहीं होके, एक तो मालवा का हिस्सा है लेकिन वो हाड़ौती के नीचे की तरफ है, इस कारण उसको नाम दिया गया है दक्कन। किससे बना हुआ है, लावे से, और क्या बना हुआ है, पठार, इसका दक्कन लावा पठार। और एक विंध्यन माउंटेन की जो चट्टानी है वो हाड़ौती की तरफ फैली हुई है, उसको नाम दिया गया विंध्यन स्कारप्लैंट। इस कारण इसमें हम लिखेंगे हाड़ौती को दो मुख्य और तीन गौण भागों में डिवाइड किया जाता है। तो स्टडी वाले पॉइंट में लिखेगा, अध्ययन वाले में, अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को दो मुख्य एवं तीन गौण भागों में बांटा जाता है। According to a study point of view, Harodhi is divided into two main divisions and three subdivisions. सर हमें डाउट नहीं आते क्लास में, दूसरे विद्यार्थी जब आपसे प्रश्न या डाउट पूछते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। हम नहीं, मैं, जो भी है। तो हम का मीनिंग तो गांव होता है अपना। तो जैसे हिंदी में कई गड़बड़ियां हम करते हैं कि हमसे काम नहीं होगा, हमसे किससे मिलके नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा। तो सर हम इसे हमारी कमजोरी समझें या हम सही पढ़ रहे हैं? भाई आपकी कमजोरी नहीं है, आप, इसका मीनिंग ये है कि आपके एक बार में समझ में आ रहे हैं और आपने पहले से अनावश्यक ज्ञान नहीं ले रखा। मीनिंग है कि समस्याएं वह हैं जहां ऑलरेडी आधे घड़े भरे हुए आए हैं, उनको रेताना और उनको भरना मुश्किल है। लेकिन जो ये मानता है कि मैं तो बिल्कुल खाली मटका हूं सर ज्योग्राफी में, आप जो ज्ञान दोगे वो अंतिम ज्ञान है और उसके अलावा मुझे चाहिए भी नहीं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आसानी है। लेकिन जिन्होंने पहले से अंदर ज्ञान भर रखा है, एक तो उस ज्ञान को इरेज करना या उनके ज्ञान की वहां उसके सीमाएं समाप्त तो नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार इन्होंने अधूरा छोड़ा था। पिछली बार तो सिर्फ ये समझ में आया था ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में मीनिंग क्या है वो अब धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि पिछली बार एक आधी चीजें हो सकता है फैक्चुअली और पढ़ी हो, तो बीच बीच में जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं वो पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए जैसे अभी आपने पढ़ लिया। अब आप दूसरी किसी क्लास में बैठो तो शायद आप भी टीचर को नहीं बोलने दो कि सर ये और बताना, जो रोही इसमें बाणगंगा मैदान को आपने बाणगंगा ही लिखवा दिया, शायद इसको एक नाम और भी देते हैं। तो फिर बाद में इसका मीनिंग वो क्वेश्चन आपको क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है। तो क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के हैं जिनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
या जो हो सकता है कि नोट्सों को 2-3 बार रिवीजन करके किसी पहले दूसरे एग्जाम दिया हो, क्योंकि अपने जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो मार्केट में ओपन मिलते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं उनको। तो मीनिंग ये नहीं है इसमें आपके डाउट नहीं आते, इसका मीनिंग है ठीक आप सही डायरेक्शन में हो और पहली बार तैयारी कर रहे हो, इसका ये प्रतीक है। अब इसमें जो मेन डिवीजन है इसको पहले स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग में लिखिए अब जैसे 2 मुख्य और 3 गौण भाग हैं, इसमें पहले स्टार्ट करेंगे अपन मेन डिवीजन ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के मुख्य भाग। तो अभी जो लाइन लिखी है उसी में से एक पार्ट अपने को लिखना है, हाड़ौती के मुख्य भाग, मेन डिवीजन ऑफ हाड़ौती, मेन डिवीजन ऑफ हाड़ौती। हाड़ौती के मुख्य भाग, मुख्य भाग में अभी 2 हिस्से बताए थे, एक तो उसके सदन की तरफ, दक्षिण की तरफ डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार, और एक विंध्यन माउंटेन का हिस्सा जो राजस्थान की तरफ फैला हुआ है, विंध्यन कगार। विंध्यन स्कार्पनेट। तो कई बार तो एग्जाम में, पुराने एग्जाम से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे विंध्यन कगार है वो राजस्थान में किस फिजिकल डिवीजन में आता है, तो हाड़ौती में आता है। राजस्थान में दक्कन लावा पठार है वो किसका पार्ट है, हाड़ौती का। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, इस साइड में महाराष्ट्र में लगभग इससे मिलता जुलता एक नाम पढ़ोगे आप। महाराष्ट्र में एक पठार आता है जिसका नाम है दक्कन पठार, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड इन महाराष्ट्र, बट डेक्कन लावा प्लेट्यू ये शब्द है ये राजस्थान की तरफ, वहां सीधा ये बोला जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और दक्कन लावा पठार हाड़ौती के ही नीचे का एक पार्ट है। जो मालवा का हिस्सा है राजस्थान की ओर फैला हुआ है हाड़ौती की ओर, तो वो देखा जाए तो हाड़ौती के नीचे की तरफ है, इसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, दक्कन। लावे से बना हुआ पठारी भाग, इसका नाम दक्कन लावा प्लेट्यू। अब मैप में ये पार्ट है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये वाला हिस्सा हाड़ौती के नीचे वाला दक्कन लावा पठार, और हाड़ौती के साउथ ईस्ट की ओर, यानी हाड़ौती को अगर आप यहाँ से डिवाइड करके देखना चाहो तो इसमें एक हिस्सा तो आता है साउथ ईस्ट की ओर, ये वाला पार्ट, इसको तो नाम दिया जाता है विंध्यन स्कार्पनेट। और उसके सदन वाले दक्षिण की तरफ जो भाग आता है उसको नाम दिया जाता है दक्कन या डेक्कन लावा प्लेट्यू। अब ये हाड़ौती वाला हिस्सा है, इस वाले पार्ट, और इस साइड में ये अरावली माउंटेन, इनके बीच में एक नेचुरली फॉल्ट, एक प्राकृतिक दरार है इसके बीच में, वो है तो मैदानी भाग की ओर। हाड़ौती के बिल्कुल टच में यहाँ से चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी को क्रॉस करते हुए, कोटा बूंदी को क्रॉस करते हुए इस साइड में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और इस तरीके से वो दरार ऊपर की ओर जाती है। इसको हम कहते हैं जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट यानी महान, बाउंड्री का मीनिंग सीमा या सीमांत, भ्रंश। तो चट्टानों के बीच में जो नेचुरली फॉल्ट बने हुए होते हैं उसमें से यहाँ एक फॉल्ट है, लेकिन ये दरार है अपने को देखने को नहीं मिलती। कहीं जैसे ही आप इस एरिया में जाओगे तो वर्तमान में नदियों के कारण इस एरिया को मुख्यतः सेडिमेंट या अवसादों से कवर कर दिया गया। तो नेचुरली फॉल्ट आपको एहसास नहीं होगा कि यहाँ दरार है, बीच में कोई भ्रंश है, क्योंकि रिवर सेडिमेंट्स के द्वारा लगभग कवर है। लेकिन नेचुरली ये जमीन के अंदर चट्टानों में एक गैप रहता है। इसका मीनिंग है कि जो एक हिस्सा हाड़ौती है उसके बीच में जीबीएफ वाला पार्ट आता है जिसको ऊपर से अब सेडिमेंट्स ने कवर कर दिया फिर, और ये वाला जो हिस्सा ये मैदानी भाग में ही है वैसे जीबीएफ, क्योंकि ये सामने तब आता है जब हाड़ौती और अरावली इन दोनों की बात होती है। तो अरावली की तो ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, अब हाड़ौती की है, तो इसका मीनिंग अब हम इसको देख सकते हैं कि जीबीएफ है कहाँ पे। तो जीबीएफ अरावली माउंटेन और हाड़ौती इन दोनों के बीच में है, जिसमें मुख्यतः 2 तो मेवाड़ के जिले हैं, चित्तौड़ और उसके ऊपर भीलवाड़ा, 2 हाड़ौती वाले हैं, कोटा बूंदी,
और आगे का जो एरिया इसमें आता है डांग एरिया, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो ये लगभग इन 6-7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जो कुछ बुक्स में भीलवाड़ा नहीं दिया हुआ। तो एक अधीनस्थ बोर्ड ने ये क्वेश्चन ही पूछ लिया किस जिले में नहीं है। ऑप्शन दिया गया चित्तौड़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, और आंसर उन्होंने भीलवाड़ा माना, जबकि भीलवाड़ा भी इसमें शामिल है। तो एक आधी जगह आप ऐसे क्वेश्चन निकालोगे वो गलत भी दिए हुए, क्योंकि इसके ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई डिपार्टमेंट की एक पूरी रिपोर्ट है 200-250 पेज की, उसमें भीलवाड़ा मान रखा है। अपनी और भी बुक्स हैं जिनमें भी भीलवाड़ा को लिया हुआ है, तो कुछ बुक्स में ये ऐड नहीं है, तो हो सकता है एक आधी बार एग्जाम में वहां से एक गलत क्वेश्चन बन गया। बाकी ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, उसके बाद में डांग एरिया। जैसे हिमालय है, हिमालय में अलग अलग माउंटेन रेंज है आपके, अलग अलग श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, जिसमें एक ट्रांस हिमालय है, एक वृहद हिमालय है, एक लेजर या लघु हिमालय है, और एक शिवालिक हिमालय। अब हिमालय की 4 श्रृंखलाएं क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में फॉल्ट है, दरार है, नेचुरली एक गैप रहा हुआ है, तो इस गैप के आधार पे ये फॉल्ट या भ्रंश मानते हैं। जैसे मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां दिखाई दे रही हैं और कितनी हथेलियां? हथेलियां नहीं, सिर्फ हथेली है। अब जैसे अंगुली भी अगर जुड़ी हुई होती है, अभी अंगुली नहीं अंगुला होता फिर, लेकिन ये नेचुरली क्या है, डिवाइड है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप है। तो हिमालयों के अंदर भी इसी प्रकार से है कि इनके फॉर्मेशन में, इनके निर्माण में, इनके टाइम पीरियड या चट्टानों में एक गैप रहा हुआ है। यहाँ पे जो चट्टानों में फॉसिल्स मिलेंगे वो अलग एज के हैं, इस साइड में जो मिलेंगे वो अलग एज के हैं। शिवालिक की और सबसे लेटेस्ट फॉसिल है, यानी जो जीव हैं वो चट्टानों में जो दबे हुए हैं, उनकी स्टडी से पता चला है कि यहाँ के फॉसिल सबसे लेटेस्ट है। इसका मीनिंग न्यू हिमालय या यूथ हिमालय, नवीन हिमालय शिवालिक को कहा जाता है, एंड ओल्ड हिमालय ट्रांस हिमालय। अब इनके बीच में जो भ्रंश है, जैसे ऊपर वाला है, इसमें एक नदी आती है इधर कैलाश तिब्बत वाले पार्ट से, जिसका नाम है इंडस या सिंधु रिवर। इसके अपोजिट उस साइड से भारत के पूर्व में एक नदी जाती है ब्रह्मपुत्र, जिसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। टी साइलेंट होता है। जैसे आप इस साइड में चाइना से जापान की ओर जाओगे, तो इसमें जो सह वाले शब्द हैं टी से स्टार्ट होते हैं, जैसे सुनामी, तो इसको पढ़ा जाता है सु। आगे वाला शब्द होता है नामी। सु यानी सागरीय भाग, नामी मीन्स ओसेनिक वेव्स, महासागरीय धाराएं। तो समुद्र में जो पानी की जलीय धाराएं, सागरीय धाराएं ऊपर उठती हैं, उसको क्या कहा जाता है, सुनामी। तो इस शब्द को भी वैसे ही लिया जाता है सुनामी। तो टी को काउंट नहीं करके, यानी साइलेंट है ये। वैसे ही ये टी सांगपो नहीं होके क्या है, सांगपो। अब सिंधु को क्या कहा जाता है, इंडस रिवर। तो इंडस सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना अपन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये तो आई से इंडिकेट होती है, और ये किससे इंडिकेट होती है, टी। तो इसको कहा जाता है इंडस सांगपो सच्चर जोन, ITC-जेड। एक होता है ITS-जेड, वो इंटर ट्रॉपिकल, सॉरी, ये सच्चर जोन SZ में होता है, और एक होता है ITC-जेड। ये ITC-जेड होती है 0 डिग्री पे होती है, जहाँ पे मुख्यतः साल भर टेम्परेचर अधिक हो और लोअर प्रेशर हो। इस एरिया को कहा जाता है डोल्ड्रम बेल्ट और ITC-जेड जोन, जहाँ दोनों गोलार्धों की हवाएं या विंड्स आके मिलती हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। तो 0 डिग्री वाला जो एरिया होता है वो ITC-जेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय, जहाँ दोनों ओर की विंड्स आपस में आके कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, अभिसरण करती हैं। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ITS-जेड, इसका मीनिंग इंडस सांगपो सच्चर जोन। हालांकि इसको इस तरीके से याद करोगे जल्दी याद होगा, SSS-जेड, सिंधु सांगपो सच्चर जोन। तो सिंधु को यहाँ इंडिकेट कर रहा है इंडस, सांगपो को इंडिकेट कर रहा है टी। इस कारण इसका इंग्लिश में जो शब्द होता है वो ये होता है ITS-जेड। बाकी रोमिंग तरीके से जल्दी याद होता है सिंधु सांगपो सच्चर जोन। फिर इन चारों भ्रंश में से ये बीच वाला जो भ्रंश है, इसको नाम दिया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्योंकि ये बीच में है। और इन चारों में ये जो सबसे लास्ट में नीचे की तरफ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, इसको नाम दिया जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये MBF है। जैसे ही हिमालय शिवालिक समाप्त होता है, उसके नीचे उत्तर विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन आते हैं इंडिया में। ये हिमालय के सामने वाला भ्रंश, जिसको कहते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। जैसे आपके घर के सामने का हिस्सा होता है वो आपके हाउस के फ्रंट का हिस्सा होता है,
तो हिमालय के सामने वाला जो भ्रंश है उत्तर विशाल मैदान और शिवालिक के बीच, उसको कहते हैं हिमालय फ्रंट। तो हिमालय के फ्रंट में क्या है, फॉल्ट। तो ये है HFF के नाम से। तो इस क्षेत्र में इस तरीके से भ्रंश बने हुए हैं। और जैसे इस उत्तर विशाल मैदान से आप राजस्थान की ओर इस साइड में बढ़ोगे, तो यहाँ जो अरावली माउंटेन दिल्ली की ओर जाती है, और ये हिस्सा जो हाड़ौती वाला पार्ट, इनके बीच में जो एक फॉल्ट चलता है, इसको नाम क्या दिया जाता है, JBF। तो इन फॉल्ट या भ्रंशों का एक सीक्वेंस है इंडिया में सदन की तरफ। एक महाराष्ट्र के पास में आता है भीमा फॉल्ट, भीम के नाम से। तो भीमा फॉल्ट के नाम से वो महाराष्ट्र की तरफ है। तो ये फॉल्ट या भ्रंश है, ये मुख्यतः कुछ चट्टानी भागों को अलग करते हैं। जैसे ये वाला फॉल्ट है, ये अपने हाड़ौती और अरावली को, इसका मीनिंग इसके खुद की लोकेशन मैदान में है, लेकिन विजिबल क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स ने इसको कवर कर रखा है, सेडिमेंट या अवसाद मिट्टी डाल के लगभग कवर है। तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी में इसका इंपॉर्टेंस होता है। या इंडिविजुअली पूछ लिया जाए JBF राजस्थान में कहाँ पर है, तो JBF लाइज बिटवीन हाड़ौती एंड अरावली। फिर उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नाम अपने को पता होना चाहिए ताकि अपने एग्जाम में लिख पाए उसके ऊपर। तो अभी जो भ्रंश आपको बताएं, अब इनमें से इंडियन ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसे एक तो ये दे दिया जाए SSZ, सिंधु सांगपो सच्चर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, और एक JBF। इनमें से कौन सा भ्रंश जो हिमालय में नहीं है, JBF। कौन सा भ्रंश है जो इनमें से राजस्थान से रिलेवेंट है, तो अभी अपने को राजस्थान में ये याद रखना चाहिए, JBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये जो डायग्राम बनाओगे हाड़ौती के दो भाग वाला, जिसमें मालवा की तरफ ये वाला हिस्सा दक्कन लावा पठार और इस साइड वाला विंध्यन कगार, उसके साथ आपको एक फॉल्ट भी इंडिकेट करना है, JBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। पहले इस फॉल्ट के बारे में अलग से लिखेंगे, फिर डिटेल में इन दोनों को कवर करेंगे। हाड़ौती के नीचे का जो मेन हिस्सा है दक्कन लावा पठार, और वही पार्ट नीचे MP की और किस नाम से है, मालवा के नाम से। और हाड़ौती के साउथ और ईस्ट का पार्ट जो है उसके नीचे से और राजस्थान के पूर्व तक, वो है विंध्यन का पार्ट। तो विंध्यन की चट्टानें जो अपनी तरफ फैली हुई है उनको कहा जाता है स्कारपलैंड या कगार। इसमें JBF को नोट में अलग से पढ़ेंगे। जब मेंस में आप इसके हाड़ौती के बारे में लिखो तो JBF वहां नहीं लिखना है। एग्जाम में JBF अलग से पूछा जाए तो ही बताना होता है। क्यों?
क्योंकि जीबीएफ वास्तव में हाड़ौती के ऊपर नहीं है, ये मैदानी भाग में है। तो मैदानों में मेन रिवर के मैदानों को ही कवर किया जाता है, फॉल्ट या भ्रंशों को कवर नहीं किया जाता वहां पे भी। तो लास्ट में तो इसको इसलिए बताया जाता है कि इसमें इन दोनों के रेफरेंस में पूछा जाता है कि अरावली और हाड़ौती के बीच में कौन सा फॉल्ट आता है, कौन सा भ्रंश है जेबीएफ। तो इन दोनों को लेके क्वेश्चन आता है। इसका मीनिंग जब ये दोनों कवर हो चुके होते हैं तब इसकी बात होती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की। इसलिए इसमें ये वाला जेबीएफ वाला पार्ट है, ये नोट में अपन अलग से कवर करेंगे। ये 15 वर्ड तक पूछा जा सकता है मेंस में। और ये भ्रंश इतना फेमस है, इस शॉर्ट में भी एग्जाम में आ सकता है जेबीएफ। तो समय के साथ साथ फुल फॉर्म चेंज मत कर देना कहीं, ग्रेट बॉयफ्रेंड। तो इसमें नोट या विशेष में लिखेगा जेबीएफ ब्रैकेट में 15 वर्ड यानी 15 शब्द में। मीनिंग क्या है, तो जेबीएफ इज ए फॉल्ट, ब्रैकेट में फुल फॉर्म जरूर लिख देना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जैसा कि आपने यहाँ लिखा है महान सीमांत भ्रंश। तो पहला पॉइंट तो ये बताना होता है जेबीएफ है क्या। इसमें लिखिए जेबीएफ इज ए फॉल्ट, जेबीएफ एक भ्रंश है, जो इसके फुल फॉर्म में आ रहा है शब्द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी एक भ्रंश है। जेबीएफ इज ए फॉल्ट, जेबीएफ के भ्रंश है। अब इसमें लोकेशन बताने से पहले इसकी स्थिति बताते हैं। स्थिति हो सकता है एग्जामिनर हाड़ौती के अकॉर्डिंग पूछ ले। तो ये वैसे हाड़ौती को डिवाइड करके आप देखोगे तो हाड़ौती के किस भाग में है? ये हाड़ौती के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में। ए आंसर, ए आंसर हाड़ौती के नॉर्थ वेस्ट में। बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर। दिशाओं में गड़बड़ी है बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन हाड़ौती के रेफरेंस में जीबीएफ कहाँ पर है, हाड़ौती के रेफरेंस में। तो आप हाड़ौती से अगर डिवाइड करोगे तो ये हाड़ौती के वेस्ट वाला पार्ट आ रहा है। मीनिंग हाड़ौती को डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा हाड़ौती के वेस्ट वाले पार्ट से हाड़ौती के नॉर्थ वाले पार्ट में। अब कईयों को लगता है सर ईस्ट में भी तो आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस नॉर्थ में चल रहा है। ईस्ट में तब मानते जब ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता, तब हम कहते हैं हाड़ौती के नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों हिस्सों में काउंट होगा। इसमें सिर्फ नॉर्थ ही काउंट होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऊपर की ओर चल रहा है आगे। और इसमें अगर ईस्टर्न पार्ट कवर होता तो ये नीचे की तरफ और जैसे ही होता, तो इसमें ईस्ट वाले पार्ट को भी हम काउंट करते। अब इसी को ये रावली के रेफरेंस में पूछा जाए कि जेबीएफ है वो रावली के अकॉर्डिंग किस भाग में, एक सिंगल डायरेक्शन में आंसर। तो जैसे अरावली को आप डिवाइड करोगे तो अरावली का नॉर्थ पार्ट इधर जेबीएफ नहीं है, नहीं इसके वेस्ट वाले पार्ट में, इधर तो डेजर्ट आता है इसमें। हाड़ौती से आप नीचे की ओर जाओगे इस साइड में गुजरात में, यहाँ पे भी जेबीएफ नहीं है, इसके इस डायरेक्शन में पूर्व में। तो जेबीएफ एक भ्रंश है जो हाड़ौती के उत्तर पश्चिम एवं अरावली के पूर्व में स्थित। अब यही क्वेश्चन अगर आपको राजस्थान के रेफरेंस में दे दिया जाए कि राजस्थान के किस भाग में, तो राजस्थान को डिवाइड कर दो यहाँ से, तो राजस्थान के यह आएगा साउथ ईस्ट वाले पार्ट में। क्योंकि हाड़ौती का खुद का नाम आपने क्या लिखा है, दक्षिणी पूर्वी पठार, क्योंकि राजस्थान के वो साउथ ईस्ट में है पठार, तो उसी एरिया में जीबीएफ आता है, तो राजस्थान के संदर्भ में रहता है साउथ ईस्ट। तो एग्जाम में आपको किस सेंस में पूछा गया है उस रेफरेंस में लिखना होता है। भाई अपन यहाँ एग्जाम में रिटर्न करते टाइम तो सारे रेफरेंस नहीं लिखेंगे ना, चाहे राजस्थान के रेफरेंस में लिख दो, चाहे अरावली के रेफरेंस में लिख दो, चाहे हाड़ौती के रेफरेंस में। लेकिन एग्जाम में किसी भी रेफरेंस में आ सकता है कि राजस्थान के किस भाग में, डिस्ट्रिक्ट वाइज या डायरेक्शन वाइज, हाड़ौती के किस भाग में, अरावली के किस भाग में। तो जेबीएफ क्या है, जेबीएफ भ्रंश है जो जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व ऑब्लिक हाड़ौती के उत्तर पश्चिम
वापस बीच में ओब्लिक या और अरावली के पूर्व में स्थित है। जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व, विच इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, ओब्लिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ हाड़ौती, बीच में ओरिया ओब्लिक ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, एवं अरावली के पूर्व में स्थित है। विच इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ हाड़ौती एंड ईस्टर्न ऑफ अरावली, और अरावली के पूर्व एंड ईस्ट ऑफ अरावली। तो जिस भी रेफरेंस में पूछा जाए अरावली के रेफरेंस में, तो आंसर रहेगा अरावली के पूर्व में। हाड़ौती के रेफरेंस में तो उसके नॉर्थ वेस्ट में आता है, नॉर्थ से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम। राजस्थान के रेफरेंस में पूछा जाए तो ये राजस्थान के दक्षिण और पूर्व वाले हिस्से में होता है मेनली। अब इसका विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा जेबीएफ का विस्तार तो एक हिस्सा तो इसमें मेवाड़ का आता है अपने। तो ये शब्द वैसे तो हिस्टोरिकल शब्द है, मेवाड़ शब्द यूज करना, लेकिन इससे जल्दी याद होगा। जैसे एक तो इसमें आएगा मेवाड़ की ओर से चित्तौड़, और चित्तौड़गढ़ के साथ कौन सा है, भीलवाड़ा। जो गलती से कुछ जगह नहीं लिखा हुआ भीलवाड़ा, लेकिन भीलवाड़ा शामिल है। फिर इसमें हाड़ौती का कुछ पार्ट शामिल है, कोटा बूंदी। और एक हिस्सा इसमें आता है डांग एरिया, डांग जो कल ही बताया था आपको चंबल वाले पार्ट में। डांग में सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो जेबीएफ एक्सटेंड इन मेवाड़, हाड़ौती एंड डांग। तो जेबीएफ इज एक्सटेंड इन मेवाड़, मेवाड़ क्या डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, हाड़ौती, हाड़ौती के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोटा बूंदी, एंड डांग के अकॉर्डिंग सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। मरुस्थल व पूर्वी मैदान का निर्माण जब टेथिस सागर में माना गया है, तो मरुस्थल का निर्माण ट्रसरी काल में, और मैदानी भाग का निर्माण प्लिस्टोसीन काल में कैसे हुआ है। तो ऐसे इंडिया में भी तो है, टेथिस सागर में हर फिजिकल डिवीजन अलग अलग समय बना है। जैसे अरावली हिमालय है, हिमालय की ही सारी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में बनी हुई हैं, उसमें भी ट्रसेरी में अलग अलग टाइम पीरियड माने गए। जैसे ये भी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रांस हिमालय पहले बना हुआ है। जैसे ट्रांस हिमालय की जो चट्टानें ऊपर की ओर उठी, तो उसके बाद दूसरा फोल्ड उसके नीचे की ओर आना स्टार्ट हुआ, जिसको नाम दिया गया ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय। तीसरा फोल्ड फिर बाद में उसके सदन में आने लग गया, जिसको नाम दिया लेजर हिमालय, लघु हिमालय। और हिमालय में लास्ट फोल्ड आना स्टार्ट हुआ शिवालिक की तरफ। तो अकेला हिमालय भी अलग अलग टाइम पीरियड्स में बना हुआ है, उन सब को मिला के बोला गया ट्रसेरी एज। तो इसका मीनिंग फॉर्मेशन फिजिकल डिविजन्स के। अब पूरा राजस्थान है, अब आपके माइंड में आएगा सर राजस्थान तो एक साथ ही बना होगा। तो राजस्थान एक साथ, जैसे अपने घर में देख लो, घर में सबके जन्म एक साथ होते हैं क्या? सामान्य सी बात है, दादाजी और दादी जी पहले आए होंगे, उसके बाद अपने मम्मी पापा आए होंगे। तो इसका मीनिंग है कि जब फॉर्मेशन या निर्माण है फिजिकल डिविजन्स का, सबका अपने अलग अलग टाइम है। जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग टेथिस सी था, तो टेथिस सी का जो पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लग गया। तो वो किसी भी सागर का जो भाग होता है, क्रस्ट पार्ट होता है, माइका सिस्ट का होता है, यानी लवणीय चट्टानों का होता है। तो शुरुआती तौर पे डेजर्ट बना है। जैसे टेथिस सागर का पानी बाहर निकल गया, तो वो एरिया किस में कन्वर्ट हो गया, इनफर्टाइल लैंड में। पानी तो बाहर निकल गया, इसका मीनिंग वो डेजर्ट बन गया। फिर धीरे धीरे नदियों ने उसको उपजाऊ बनाया। तो राजस्थान का डेजर्ट एरिया एक समय मैदान था, प्लेन ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी का मैदान बना। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जैसे सरस्वती नदी वहां विलुप्त हो गई, एक छोटा सा पार्ट घग्गर के रूप में रहा उसका।
लेकिन जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई तो पश्चिमी राजस्थान का जो मैदानी भाग था वो पुनः किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट। तो इसका मीनिंग उसके निर्माण काल में स्टार्टिंग में डेजर्ट, फिर बीच में मैदान के रूप में था, और फिर क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण किस में आ गया, डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट होता है सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म्स होती है डेजर्ट, कि जिस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या कम वर्षा होती है उस फिजिकल डिवीजन को क्या कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है। तो डेजर्ट को अपन रिलीफ फीचर या उच्चावचों के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं करते। उच्चावच में तो तीन ही पार्ट होते हैं अपने, एक तो माउंटेन्स होते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एक प्लेट्यूज होते हैं, और एक प्लेन एरिया होते हैं। जो नीचे भाग होते हैं वो मैदानी भाग होते हैं। अब मैदान चाहे डेजर्ट है तो वो भी मैदान है नीचा भाग, और पूर्वी मैदान है तो वो भी प्लेन एरिया में काउंट होगा। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट बेस पे और बात करते हैं तो क्लाइमेट पे पश्चिमी राजस्थान का जो मैदान है वो अपने आप में क्लाइमेटिक बेस पे किस में चला जाता है, डेजर्ट में चला जाता है। सरस्वती हम जनरली, हमारी गलतफहमी ये भी होती है कि हम सिर्फ आगे वाले एरिया को ही सरस्वती मान लेते हैं। सरस्वती का मैदान ये भी तो रहा है, और सरस्वती का भाग आज इस एरिया में आज भी जीवित है। किस नाम से, गगर के नाम से। लेकिन आगे की ओर वो नदी प्रवाह नहीं है उसका, क्योंकि बीच का एरिया बीकानेर और चूरू वाला अपलैंड डेजर्ट यानी मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसको हम कहते हैं थली। तो थली एरिया के आने के कारण, यानी इसका डेजर्ट का धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाव के कारण, ये घग्गर का जो फ्लो है वो इस साइड में नीचे की तरफ नहीं, ये ऊपर की ओर ही समाप्त होने लगी, और एक इसमें पानी भी कम हो गया। तो इस एरिया में तो आप देखो गंगानगर हनुमानगढ़ की मिट्टी बिल्कुल अलग है, जलोढ़ टाइप की मिट्टी, जिसको हमने लिखा भी था काठी और बग्गी। और काठी और बग्गी का मीनिंग भी लिखवाया था, लोमी एंड फर्टाइल सोइल, चिकनी और उपजाऊ मिट्टियां। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में धीरे धीरे हवाओं के साथ इस साइड की जो बारीक मिट्टियां हुआ करती थी वो समय के साथ साथ शिफ्ट हो गई इधर राजस्थान के सेमेरी डेजर्ट पार्ट की ओर। और उस साइड की जो मिट्टियां वो मोटे कण वाली रह गई, जो बलवा बलवा पत्थर के टूटने से बनी हुई। तो इसका मीनिंग है कि इन सोइल्स वगैरह है इनके निर्माण में हजारों साल हो गए। अब जैसे सिंधुकालीन सभ्यता थी अपने लगभग अब से 2000 2500 साल पहले, तो 2000 2,500 साल पहले यहाँ पे कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यताएं जब डेवलप हुई तब यहाँ एक नदी मानी जाती थी सरस्वती। अब समय के साथ साथ वो नदी विलुप्त हो गई। रीजन ये माने जाते हैं जिस जिन ग्लेशियर से निकला करती थी वो ग्लेशियर मेल्ट हो गए, शिवालिक। तो शिवालिक से जो नदियां निकलती हैं वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। वहां पे जैसे मानसून ब्रांच पहुंचती है, अच्छी बारिश होती है, तब तो ये नदियां अच्छे से एक्टिव होती है, यानी अच्छा पानी आता है इसमें। क्योंकि अपने नदियां दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो ग्लेशियर्स के ऊपर और एक मानसूनी सीजन के ऊपर। जैसे राजस्थान की नदियां मानसून के ऊपर आधारित। तो मीनिंग है कि पूरे मैदान में एक जैसी मिट्टी इसलिए जमा नहीं हुई क्योंकि उत्तर वाला हिस्सा हिमालय के नजदीक ज्यादा रहा है, तो वहां तो सेडिमेंट लेट तक जमा हुआ है, आज भी जमा ही हो रहे हैं, हनुमानगढ़ तक तो नदी आती है। लेकिन इस एरिया में उतने लंबे टाइम तक सेडिमेंट जमा नहीं हुए। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मोटी मिट्टी के रूप में रह गई, जबकि ऊपर वाली मिट्टी है वो बारीक चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी है। तो राजस्थान का डेजर्ट वो पूरा इनफर्टाइल नहीं है। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है इसके कारण, चिकनी और उपजाऊ मिट्टी के कारण। तो हम ये लिखें कि मरुस्थल में केवल बलुई मिट्टी पाई जाती है, सैंडी सोइल, स्टेटमेंट गलत है। इसका मीनिंग है मरुस्थल में हमारे जलोढ़ मिट्टियां भी मिलती है, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में है, गंगानगर और हनुमानगढ़। वहां कमी सिर्फ पानी की थी। जो हमने गंग नहर, आईजीएनपी और राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, इन कैनाल्स के द्वारा करने के कारण वहां का फूड ग्रेन यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बेटर है। तो ये वाला हिस्सा अपना जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था जेबीएफ, ये अपने को अलग से कवर कर लेना था। अब जो हाड़ौती अपना जो चल रहा था दो मेन डिवीजन में, अब उस हाड़ौती को अपने को कवर करना है, पहले दक्कन लावा पठार को और फिर विंध्यन कगार को। तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा दक्कन लावा पठार, डेक्कन लावा प्लेट्यू। जो अभी आपने ऊपर लिखा था हाड़ौती को दो मुख्य भागों में बांटा गया, वो दो मुख्य भाग जो हमने डिवाइड किए हुए थे ऊपर जेबीएफ के जस्ट ऊपर डायग्राम से पहले, तो उसमें फर्स्ट हेडिंग डेक्कन लावा प्लेट्यू।
अब ये आपको ध्यान है हाड़ौती का हिस्सा, हाड़ौती के हिस्से के जस्ट नीचे भीलवाड़ा चित्तौड़ का ये पार्ट किस नाम से है? ऊपरमाल के नाम से। ऊपरमाल का क्षेत्र वैसे भीलवाड़ा से लेके, भीलवाड़ा में जहाँ किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया, बिजोलिया टू चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में स्थान लिया जाता है भैंसरोडगढ़। तो वैसे दोनों ही स्थान किसानों से जुड़े हुए हैं, बिजोलिया, और बिजोलिया किसानों से। और किसान कौन सा पशु पालते हैं? भैंस। तो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेके चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ तक, यानी B to B तक, ये तो गया भीलवाड़ा चित्तौड़, और इसमें लोकेशन हो गई B to B तक। बी बिजोलिया, अगेन बी भैंसरोडगढ़। इसके बीच के पठार को कहते हैं ऊपरमाल का ऊपरी पठार, यानी ऊपरमाल प्लेट्यू। तो मालवा का ये ऊपर वाला हिस्सा तो ऊपरमाल प्लेट्यू कौन से एरिया में? भीलवाड़ा और चित्तौड़। और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो है वो प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये दक्कन लावा पठार है, इसमें डेक्कन लावा प्लेट्यू। और यही आगे मध्य प्रदेश में किस नाम से फैला हुआ है? मालवा। तो ये जो नीचे प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो एरिया है, नीचे वाला ये पार्ट, इसको हम राजस्थान में कहते हैं मालव रीजन। पूरा मालवा नहीं लिख के मालव ही लिखते हैं अपन इसको। तो मालव प्रदेश का रेफरेंस हम राजस्थान के कौन से जिले को इस रेफरेंस में रखते हैं? एक तो प्रतापगढ़ को, और एक इस साइड में हाड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट आता है झालावाड़। तो प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज मालव रीजन। और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच का एरिया किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। तो दक्कन लावा पठार के डेफिनेशन में हम एक तो ये बताते हैं कि हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, तो उसके नाम से भी पता लग रहा है दक्कन। दक्कन का मीनिंग है सदन की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, जिसका विस्तार, अब उसके विस्तार में दो शब्द लिखते हैं, जिसका विस्तार ऊपरमाल और मालव रीजन में है। फिर ऊपरमाल को डिस्क्राइब करते हैं कि ऊपरमाल क्या है। तो ऊपरमाल भी अपने आप में एक प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग जो भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में। फिर लिखा था अपन ने कि दक्कन लावा पठार एक तो ऊपरमाल और एक मालव रीजन में। मालव रीजन का मीनिंग क्या है? ये प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में राजस्थान में गाय की नस्ल को क्या कहा जाता है? मालवी कहा जाता है। तो इसमें दक्कन लावा पठार में लिखिएगा, यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इट्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हाड़ौती रीजन, टू द सदर्न ऑफ हाड़ौती रीजन। यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित, यानी दक्कन लावा पठार के रेफरेंस में लिख रहे हैं कि दक्कन लावा पठारिया यह है, हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इट्स सिचुएटेड या लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हाड़ौती, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार जिसका विस्तार ऊपरमाल एवं मालव प्रदेश में। यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, जिसका विस्तार विच इज एक्सटेंड इन ऊपरमाल एंड मालव रीजन। यानी ये दो हिस्सों में, एक तो ऊपरमाल में और एक दूसरा मालव रीजन में। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऊपरमाल कहाँ पर है फिर? तो ऊपरमाल दो डिस्ट्रिक्ट में है, गई है भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो इंडिविजुअली ये क्वेश्चन अधिक आते हैं अपने कि राजस्थान में ऊपरमाल क्षेत्र कहाँ पर है। तो ऊपरमाल है भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के बीच का पठारी भाग। और फिर मालव क्या है? तो मालव है प्रतापगढ़ झालावाड़ का एरिया, जहाँ मालवा प्लेटू एक्सटेंट है, मालवा पठार का विस्तार ज्यादा है। और मालवा जो ऊपर की ओर फैला हुआ है, उस हिस्से को नाम क्या दे दिया गया? ऊपरमाल। तो माल रीजन का मीनिंग होता है प्लेट्यू पार्ट, पठारी भाग। तो मालवा का ऊपर का हिस्सा ऊपरमाल के रूप में, और जिस क्षेत्र में मालवा ज्यादा फैला हुआ है वो मालव रीजन के रूप में, ये वाला पार्ट। तो अभी आपने लिखा है कि हाड़ौती के नीचे का हिस्सा दक्कन लावा पठार, जो मुख्यतः ऊपरमाल एवं मालव रीजन में विस्तृत है। अब नेक्स्ट लाइन में ऊपरमाल, अब ऊपरमाल क्या की लोकेशन लिख दो इसकी कहाँ पर है। कि ऊपरमाल इज लोकेटेड या सिचुएटेड बिटवीन भीलवाड़ा, ब्रैकेट में भीलवाड़ा में स्थान कौन सा लिया? बिजोलिया। बिजोलिया टू, यानी बिजोलिया से भीलवाड़ा, बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसोड़गढ़ तक।
तो ऊपरमाल भीलवाड़ा बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़। तो ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऊपरमाल पठार राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो एक तो ऊपरमाल के अंदर स्थित, और दूसरा पार्ट कौन सा है, मालव रीजन या मालव प्रदेश। मालव रीजन का मीनिंग है प्रतापगढ़ झालावाड़। इसका मीनिंग हाड़ौती के नीचे का जो हिस्सा दक्कन लावा पठार वो मुख्यतः कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, दो क्षेत्र में, एक ऊपरमाल में और एक मालव। फिर वो कहाँ पे फैले हुए हैं, तो भील एक ऊपरमाल फैला हुआ है दो डिस्ट्रिक्ट में और मालव दो डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग वो दक्कन लावा पठार वो कितने भागों में फैला हुआ है, चार जिलों में फैला हुआ है, जिसके दो हिस्से माने गए, एक हिस्सा तो ऊपरमाल के नाम से और एक मालव के नाम से। क्वेश्चन मालव के रूप में पूछा जाए कि मालव रीजन राजस्थान के किस एरिया को कहा जाता है, तो प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ इज नोन एज मालव रीजन। और ऊपरमाल किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ए प्लेट्यू रीजन, पठारी भाग तो है ही, इट्स ए प्लेट्यू रीजन विच इज लाइज बिटवीन भीलवाड़ा एंड चित्तौड़, या जिसको कई बार स्थानों के नाम से, राजस्थान में दो ऐसे पठार हैं जिनमें लोकेशन के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया जाता है। जैसे एक मैंने आपको करवाया था बोराट, जो राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों से लेके और उदयपुर के गोगुंदा के बीच। तो एक तो उसमें ये लोकेशन आती है कुंभलगढ़ और गोगुंदा पार्ट, या एक इसमें लोकेशन आती है बिजोलिया से भैंसोरगढ़ B to B तक प्लेट्यू। तो ये B to B वाला कौन सा है, ऊपरमाल। तो इसमें सिर्फ यही बताना होता है कि हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है, जो ऊपरमाल पठार और मालव रीजन में फैला हुआ है। इसके बाद में दूसरा हेडिंग डालिए इस साइड वाला, विंध्यन स्कारपलैंड। दूसरा पार्ट है विंध्यन कगार या विंध्यन स्कारपलैंड। अब विंध्यन स्कारपलैंड को अगर हाड़ौती से आप डिवाइड करके देखो, तो ये हाड़ौती के एक तो लगभग ईस्ट वाला हिस्सा कवर करता है और एक सदर्न, क्योंकि विंध्यन माउंटेन इस तरीके से फैली हुई है नीचे से। तो ये MP वाले हिस्से से और कंटिन्यूस आगे बिहार तक, इसका मीनिंग फिर ये नॉर्थ की तरफ इधर नहीं फोल्ड होती है, ईस्ट की तरफ ही चलती है। तो ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं, तो हाड़ौती वाले जो चार मेन डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब कवर होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक तीन डांग एरिया वाले। तो इसको दो शब्दों में याद किया करो कि ये कहाँ फैला हुआ है, एक तो हाड़ौती में और एक डांग रीजन में। तो हाड़ौती से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और डांग से सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो एक तो इसका डायरेक्शन रेफरेंस बताना है कि हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित, जिसका विस्तार हाड़ौती रीजन एंड डांग रीजन में है। तो इसमें लिखिएगा विंध्यन स्कारपलैंड is situated to the southeast of हाड़ौती। विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में विस्तृत। तो हाड़ौती को डिवाइड करोगे तब ये डायरेक्शन आएगी। विंध्यन स्कारपलैंड is situated to the southeast of हाड़ौती। विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित, हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा इसका विस्तार इट्स एक्सटेंट इन हाड़ौती एंड डांग रीजन। इसका विस्तार, एक तो हाड़ौती का मीनिंग जो मेन डिस्ट्रिक्ट आप याद रखते हो हाड़ौती के नाम से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक डांग एरिया वाले सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। इन जिलों को रटोगे जल्दी भूल जाओगे आप, इन कीवर्ड से याद किया करो कि ये हाड़ौती में और डांग एरिया में। इसमें हाड़ौती रेफरेंस देते समझ में आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और डांग रीजन का मीनिंग है सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर, जिसका या इसका विस्तार हाड़ौती, तो हाड़ौती का एक डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए जो है, एवं डांग प्रदेश में। इट्स एक्सटेंड इन हाड़ौती एंड डांग रीजन।
तो एग्जाम में सिर्फ ये शब्द भी लिख के आ जाते हो, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहे तो भी चलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल शब्द है। तो ज्योग्राफिकल वर्ड्स होने के कारण दोनों एक्सेप्टेबल हैं। डिस्ट्रिक्ट नहीं भी लिख के आते हो तो ये लिख के आते हो तो भी ठीक है, और इनके साथ अगर डिस्ट्रिक्ट को ब्रैकेट में लिख दो तो भी ठीक है। अब इस एरिया में विंध्यन वाले पार्ट में कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती, जो कि मिनरल्स के रूप में होती हैं, खनिजों के रूप में। तो उनको विंध्यन की चट्टानें कह दो, चाहे विंध्यन के खनिज कह दीजिए, या विंध्यन के खनिज चट्टानें। अब इन मिनरल्स, जो मिनरल्स रॉक्स हैं विंध्यन की, उसमें एक तो फेमस है सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर चट्टानें, इसमें अधिक होती है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। हिंदी में भी कई बार ये शब्द लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश वाला ही, सैंडस्टोन। एक इन चट्टानों में मुख्यतः लाइम स्टोन अधिक होता है, चूना पत्थर। इस कारण चित्तौड़ और कोटाई पास सीमेंट फैक्ट्रीज अधिक है। तो ये सीमेंट फैक्ट्री का जो बेस मटेरियल होता है, आधारभूत जो रॉ मटेरियल होता है, उसमें एक लाइम स्टोन, जिप्सम और सिलिका। तो इन चट्टानों में चूना पत्थर भी निकलता है। धौलपुर करौली की ओर जाओगे तो इन्हीं इन्हीं चट्टानों में रेड स्टोन, लाल पत्थर। तो अपने भरतपुर और करौली धौलपुर का पत्थर, राम मंदिर के निर्माण में भी खूब सारा पत्थर यहाँ से भेजा गया है। फिर कोटा की तरफ आओगे तो कोटा का जो पत्थर है वो ग्रे कलर का, जैसे अपने स्क्रीन का नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, सीमेंट कलर। तो उस प्रकार का जो पत्थर होता है उसको हम कहते हैं कोटा स्टोन, कोटा पत्थर। लिखने में हिंदी में भी कोटा स्टोन ही लिखा जाता है इसको। तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम से ये कोटा स्टोन। जब मिनरल्स पढ़ाएंगे उस समय लाल पत्थर का एक नाम और लिखवाएंगे, धौलपुर स्टोन, क्योंकि ये धौलपुर से अधिक निकलता है, इसका इसको धौलपुर स्टोन। जैसे ये ग्रे कलर वाला स्टोन है, सीमेंट कलर वाला एक कोटा से ज्यादा निकलता है। जो आपकी फर्श पे जो लगा हुआ ना, ये वही है कोटा स्टोन। तो इसमें हाँ, यहाँ टाइल्स नहीं लगी हुई, नीचे कोटा स्टोन लगा हुआ है। तो ये कोटा स्टोन। अब इन चारों को ऑप्शन में देख के पूछा जाए कि विंध्यन में मेन चट्टानें कौन से हैं, तो मेन होती है सैंडस्टोन। तो कई बार इन्हीं में से पूछ लिया जाता है मेनली सबसे ज्यादा डिपॉजिट क्या है, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना मैक्सिमम या सर्वाधिक, तो ये इंपॉर्टेंट। तो विंध्यन में लास्ट टाइम में लिखेगा रॉक्स और मिनरल्स ऑफ विंध्यन स्कारपलेंट। विंध्यन के या विंध्यन कगार के प्रमुख खनिज या चट्टानें, रॉक्स और मिनरल्स ऑफ विंध्यन स्कारपलेंट। तो विंध्यन की चट्टानें या खनिज चट्टानें, रॉक्स और मिनरल्स ऑफ विंध्यन स्कारपलेंट। फिर इनको सीक्वेंस वाइज लिख दो, कौन कौन से रॉक्स यानी चट्टानें या खनिज इसमें है। तो सारे रॉक्स के एग्जाम्पल भी हैं, मिनरल्स में सारे स्टोन है, पत्थर है अपने आप में। तो विंध्यन की चट्टानों में मेन तो होता है सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। फिर इसमें लाइम स्टोन, चूना पत्थर। करौली धौलपुर की ओर का रेड स्टोन यानी लाल पत्थर, कोटा की तरफ का कोटा स्टोन। और एक लास्ट में डायमंड या हीरा और लिखना चाहो तो विंध्यन की और एमपी की ओर इसमें डायमंड भी डिपॉजिट होते हैं। वहाँ एक जगह आती है पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जो पन्ना रीवा का पठार आता है उस क्षेत्र में डायमंड डिपॉजिट है। और देवानंद साहब का एक पुराना गाना भी है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे दिल जाए चाहे जान जाए। तो पन्ना की तमन्ना पूरी हो गई है, पन्ना को हीरा मिल गया। सर बीच बीच में हंसाने के मटेरियल को बढ़ाओ, पीछे नींद के झटके आते हैं। हंसाने का मटेरियल कैसे बढ़ाऊं बताओ।
इसके लिए या तो जाके मेरे को कपिल शर्मा देखना पड़ेगा, या फिर एक दो कोई लाफ्टर चैलेंज वगैरह जैसे कुछ सीरियल वगैरह कुछ आते हैं तो उनके एपिसोड देखने होंगे। अब उनमें किस चीज को लेकर वो हंसाते हैं, भाई अपने तो हंसाने वाली चीजें यही हैं, इन्हीं के बीच में कभी कभार मजाक कर लेते हैं। और फिर उस मैटर में अगर हंसाने लग गया तो बाद में पता चलेगा कि सर आजकल हंसाते हैं पढ़ाते नहीं हैं। फिर एक चिट्ठी आएगी कि जैसा पहले पढ़ाते थे आजकल वैसा नहीं पढ़ाते हो। तो जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को सेटिस्फाई रहने दो, और खुद को भी थोड़ा सा सेल्फ डेडिकेट करो। यानी खुद को मोटिवेट करने से क्या फायदा होगा, पहले भी बताया था आपको, मोटिवेशन का कोई खास फायदा नहीं होता। मोटिवेशन तो एक दिन जाके आपकी टेबल साफ करवाएगा, एक नया टाइम टेबल बनाएगा, बस सिर्फ वो किताबें अंदर रखवाने के लिए और एक अपना नया टाइम टेबल बनाने के लिए मोटिवेशन होता है। जैसे जिस दिन आके आर एस यहाँ मोटिवेट करके जाते हैं ना, कोई भी आए हैं क्या भी आपके बैचेज में? हाँ, तो उसके बाद में आपके क्या चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस आपके 3 दिन तक रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो किताबें वापस नीचे आई हैं। अब कोई 10-15 दिन में कोई एक आधा मोटिवेशन और करेगा, तब जाके वो किताबें वापस सब अंदर जाएंगी, वापस से एक नया टाइम टेबल। रेट वाले के टाइम आया था ना, टाइम टेबल आया था कि सुबह 2 घंटे पढ़ना, फिर चाय पीना, फिर 5 मिनट खैनी खाना, फिर वापस आधी घंटे है वो रेस्ट करना, और फिर वापस 2 घंटे पढ़ना। उसमें दे रखा था कि 2 घंटे ये मेरे को सामाजिक अध्ययन पढ़नी है, जिसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला है। तो पूरे रात के 11-12 बजे तक टाइम टेबल बना रखा था, जिसमें दिन में 3-4 बार खैनी का टाइम पीरियड भी था। खैनी, तंबाकू। आप में से भी हैं कई खाते हैं, कई गुटखे खाते हैं। कौन कौन खाता है ईमानदारी से बताओ, बताएगा कोई नहीं। लेकिन खाने वाले धीरे धीरे पहचान में आ जाते हैं। हालांकि अभी तो क्या है, इंटरेक्शन स्टूडेंट से इतना नहीं होता, जब बोलते हो तब पता लगता है, वो यूं रहता है। हाँ सर बताओ। तो हाड़ौती के ये वाले दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, मुख्य भाग। तो एक हिस्सा तो था इसके दक्कन वाला, और एक था विंध्यन स्कारलैंड। लेकिन अब इसके 3 गौण भाग और बचे हुए, ये वाले पार्ट 3 सब डिवीजन पार्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग में इसमें लिखो हाड़ौती के गौण भाग, सब डिवीजन पार्ट्स ऑफ हाड़ौती। तो स्टडी में अपन ने एक लाइन में लिखा था, हाड़ौती को अध्ययन में 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा गया है, जिसमें मेन कंप्लीट हुए हैं अभी। अब हेडिंग में लिखे हाड़ौती के गौण भाग, सब डिवीजन पार्ट्स ऑफ हाड़ौती। हाड़ौती के गौण भाग। तो ये जो सब डिवीजन पार्ट गौण भाग, उसके आगे काउंटिंग इफेक्ट लिख देना 3। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो हाड़ौती के उत्तर पश्चिम से दक्षिण की तरफ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां फैली हुई, तो इसमें एक तो कृष्ण से फिल्स अर्धचंद्राकार पहाड़ी, एक बारह की तरफ शाहाबाद वाला एरिया, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद अपलैंड। एक झालावाड़ की ओर एक स्थान है जिसको डग गंगधार कहा जाता है। डग गंगधार उच्च भूमि। डग गंगधार अपलैंड। तो ये वाले पार्ट हाड़ौती के और कुछ इस तरीके से फैले हुए, जैसे एक तो हाड़ौती का उत्तर पश्चिम और दक्षिण यानी अर्धचंद्राकार के रूप में, एक सामने वाला बारह की तरफ शाहाबाद, जो कि शाहाबाद अपलैंड के रूप में,
जहाँ पे मुख्यतः घोड़े की नाल जैसे पहाड़ियाँ पाई जाती है, ये इसी एरिया में आती है, शाहाबाद वाले एरिया में। ये वाला पार्ट किस साइड में है, 12। और एक जस्ट इसके नीचे की तरफ जो मुख्यतः झालावाड़ की ओर तरफ आता है, डगगंगधा। तो हाड़ौती के ये 3 सब डिवीजन है, जिसमें ये वाला हिस्सा अर्चंद्राकार पहाड़ी जो ए में इंडिकेट किया हुआ है, उसके जस्ट सामने वाला बी, तो ए, बी और ये सी, सी वाला पार्ट डगगंगधार जो कि झालावाड़ की तरफ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में आ सकते हैं कि राजस्थान में शाहाबाद उच्च भूमि किसका पार्ट, हाड़ौती का। राजस्थान में डगगंगधार किस जिले में है, ये झालावाड़ में डिस्ट्रिक्ट वाइज, और किस फिजिकल डिवीजन का हिस्सा है, ये हाड़ौती का एक सब डिवीजन पार्ट। तो ये तीनों लिखने के बाद में एक डायग्राम में इस तरीके से इंडिकेट कर दो ताकि समझ में आ जाए कि जैसे ये हाड़ौती का पार्ट। अब इस हाड़ौती को अगर आप डिवाइड करो तो इसका नॉर्थ, वेस्ट और साउथ वाला हिस्सा किसके रूप में है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित। इसका मीनिंग ईस्ट वाला पार्ट नहीं लिया जाता, 12 वाला। बाकी हाड़ौती के जो 4 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से 3 शामिल होते हैं। एक तो इसमें बूंदी हिल्स के नाम से शामिल होता है, और एक मुकुंदरा के नाम से, मुकुंदरा जो कि कोटा और झालावाड़। तो इसका मीनिंग इसमें बूंदी, कोटा एंड झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से 3 है, और हिल्स के तौर पे इसमें 2 एरिया है, एक तो बूंदी हिल्स और एक मुकुंदरा हिल्स। तो अभी जो डिटेल में लिखवाएंगे इसमें कि अर्धचंद्राकार है किसके रूप में, एक तो बूंदी पहाड़ियों के रूप में और एक मुकुंदरा की पहाड़ियों के रूप में। तो हाड़ौती के पार्ट तो हैं, हाड़ौती में ये वाला हिस्सा ये तो है इसका अर्धचंद्राकार, ईस्ट वाला है शाहाबाद वाला, और ये वाला डगगंगधार वाला। इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिए ये वाला अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी हाड़ौती के रेफरेंस में हम लिखें, यानी इस वाले पार्ट के, तो ये हाड़ौती के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, यानी ईस्ट वाले हिस्से को नहीं लेना है। तो इसमें लिखेगा अर्धचंद्राकार पहाड़ी हेडिंग में लेके, ये हाड़ौती के ये हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित, ईस्ट वाले पार्ट को नहीं लेना। दीज हिल्स these hills are situated to the north, west and south of हाड़ौती। ये पहाड़ियां हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित। These hills are situated to the north, west and south of हाड़ौती। ये हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित, जिसमें शामिल पहाड़ियां in which included hills, जिसमें शामिल पहाड़ियां। तो इंक्लूड हिल्स इसमें किस किस को माना जाता है, एक तो बूंदी हिल्स को और एक मुकुंदरा हिल्स को। तो यहाँ अब इसमें 2 पार्ट्स हो जाएंगे, जिसमें शामिल पहाड़ियां इन विच इंक्लूडेड हिल्स, एक तरफ लिख दीजिए बूंदी हिल्स। बूंदी हिल्स वाला हिस्सा लगभग 96 किलोमीटर का पार्ट, 96 किलोमीटर ये बूंदी की तरफ। हालांकि नाम से भी पता लग रहा है वैसे, बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में। फिर सेकंड पार्ट है उसमें नाम से पता नहीं लगेगा, उसमें जिले याद रखने पड़ेंगे, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स वाला पार्ट है ये, इसमें एक तो कोटा एंड झालावाड़ ये 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब इन दोनों में से एक आंसर चुनना हो तो वो एक आंसर क्या रहेगा, कोटा।
ये लगभग मुकुंदरा की पहाड़ियों का, सॉरी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का 120 किलोमीटर हिस्सा है। तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां लगभग लगभग 220 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है, जिसमें एक लगभग 100 किलोमीटर यानी 96 के आसपास बूंदी में है, और फिर कोटा और झालावाड़। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो मेन हिस्सा किस जिले में आएगा? मेन हिस्सा बूंदी में है। तो बूंदी अकेले में 96 है। मुकुंद्र है वो फैली हुई है 80-85 किलोमीटर के आसपास तो कोटा में है, और आगे 30-35 किलोमीटर झालावाड़ की ओर है। तो तीनों जिलों के पास हिस्सा देखा जाए पहाड़ियों का, तो इसमें लगभग 30-40 किलोमीटर है, इसमें अप्रोक्सीमेट 80 किलोमीटर। तो ये तो कितना हो गया टोटल? 120। लेकिन हर जिले के पास देखा जाए तो कोटा के पास 80 किलोमीटर हुआ, झालावाड़ के पास लगभग 40 किलोमीटर, और अकेले बूंदी के पास कितना है? 96। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो है वो मुख्यतः किस जिले में है? बूंदी में। ये नोट में या नीचे ब्रैकेट में अलग से लिख दो, क्रिश्चियन सेफ हिल्स इज मोस्टली एक्सटेंट इन बूंदी। यानी एक जिला अगर आंसर देना हो तो वो क्या दोगे? बूंदी। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुख्यतः बूंदी में स्थित। तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे तो अपने को पता है कि इंडिविजुअली बूंदी का हिस्सा 96 किलोमीटर। लेकिन अगर आंसर हिल्स में से देना हो कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी की पहाड़ियों के रूप में ज्यादा फैली हुई है, मुकुंदरा के रूप में ज्यादा है, तो मुकुंदरा के रूप में ज्यादा है, 120 किलोमीटर है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, यहाँ पहाड़ी का नाम लिया गया है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में मुख्य हिस्सा किसका है? मुख्य हिस्सा मुकुंदरा का है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस फिजिकल डिवीजन में आती है? तो आंसर रहता है हाड़ौती के अंदर आती है। और हाड़ौती में भी पूछा जाए किसमें, शाहबाद में, डग गंगधार में, या अर्धचंद्राकार पहाड़ी? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक योगदान इनका होता है, और बाकी एक 96 किलोमीटर का योगदान किसका होता है? बूंदी हिल्स का। दोनों हिल्स मिलकर बनाती हैं इसको। इसका मीनिंग है क्रिश्चियन शेप में इन दोनों पहाड़ियों को शामिल किया जाता है, ये दोनों इंक्लूड होती है इसमें। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ यही बताना होता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जिसमें कौन कौन सी हिल्स शामिल होती हैं। एक तो बूंदी हिल्स और एक मुकुंदरा हिल्स। फिर बूंदी तो बूंदी में, मुकुंदरा में डिस्ट्रिक्ट याद रखने होते हैं कोटा और झालावाड़। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद उच्च भूमि। यानी हाड़ौती ये ईस्ट वाला जो पार्ट है। शाहाबाद अपलैंड वाले पार्ट में लिखे। यह हाड़ौती के पूर्व में मुख्यतः बारा में स्थित। शाहाबाद अपलैंड is situated to the east of हाड़ौती यह हाड़ौती के पूर्व में मुख्यतः बारा में स्थित या विस्तृत है। शाहाबाद अपलैंड या इट्स situated to the east of हाड़ौती इन बारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये मुख्यतः बारा में है, हाड़ौती के पूर्व में। तो एक तो डायरेक्शन वाइज याद रखो, हाड़ौती के ईस्ट में लिखना, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको कहाँ लिखना है? बारा के अंदर। अब इस बारा वाले एरिया में ये जो शाहाबाद वाला पार्ट है, इसमें एक हिल्स फेमस है जो घोड़े की नाल में, जिसको शॉर्ट में आजकल हिंदी में क्या लिखने लगे? हॉर्स शू। बाकी इसका मीनिंग होता है शो ऑफ हॉर्स शेप, यानी घोड़े की जो नाल होती है उसकी शेप में होती है। तो इसमें जो हॉर्स शू हिल्स हैं, यानी घोड़े की नाल जैसी जो पहाड़ी है, इनके बीच में एक क्रेटर बनती है, रामगढ़ क्रेटर। तो इस क्षेत्र में रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है, जो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा रामगढ़ क्रेटर लेक
इज सिचुएटेड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में रामगढ़ झील स्थित है, विच इज कवर्ड बाई शो ऑफ हॉर्स हिल्स, जो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। जो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो राजस्थान में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां किस जिले में है? बारां के अंदर। किस फिजिकल पार्ट में आती हैं? तो हाड़ौती वाले शाहाबाद वाले पार्ट में। इस क्षेत्र में कर रहे इस क्षेत्र में रामगढ़ क्रेटर या झील स्थित है, जो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। रामगढ़ क्रेटर लेक या रामगढ़ क्रेटर लिख दो। लेक इज सिचुएटेड इन दिस रीजन which is covered by show of Forsyth Hills, which is covered by show of Forsyth Hills, जो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई। अब शाहाबाद का राजस्थान में इंपॉर्टेंस क्या है? तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा शाहाबाद और किशनगंज को, सहरिया ट्राइब्स के अंदर। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया ट्राइब्स या जनजाति अधिक पाई जाती है। लास्ट में नोट में लिख दीजिए। हालांकि फिजिकल डिवीजन में बता के आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर याद है तो लिख दीजिए कि इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति भी पाई जाती। इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया जनजाति पाई जाती। ये शाहाबाद की बारां की दो तहसीलें, एक तो शाहाबाद और एक किशनगंज। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति अधिक पाई जाती है। सहरिया ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन या इन दिस जियोग्राफिकल रीजन। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति अधिक पाई जाती है। बाकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस तो इसका यही है कि हाड़ौती के ईस्ट में आती है बारां की तरफ, और यहाँ पे जो पहाड़ियां स्थित हैं घोड़े के नाल, जो कि आजकल मुख्यतः रामगढ़ क्रेटर के कारण इनको फेम मिली हुई है। लगभग 2020 के आसपास, ये आगे लिखवाएंगे जब झील पढ़ाएंगे तब आपको, कि 2020 के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसको जियो हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया हुआ है, भू विरासत स्थलों में। जियो हेरिटेज साइट है, उसके लिस्ट में यह शामिल है। भू विरासत स्थलों की सूची में इसको शामिल किया गया है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी लिस्ट जो दी गई है, उसमें 12 लोकेशन है। उन 12 में से एक लोकेशन ये भी है, रामगढ़ क्रेटर। क्या चीज? रामगढ़ क्रेटर। नहीं, अप्रूवल तो पहले 2020 में मिल गया था, लेकिन उस टाइम एक डाटा अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी के थ्रू मिला था। तो डाटा अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी क्या करती है? विश्व के जो फेमस क्रेटर हैं उन उन लिस्टों को उनका कलेक्शन करती है। अब उसमें उस कलेक्शन में लगभग 200 क्रेटर हैं विश्व के, जिसमें 3 इंडिया के। तो उन क्रेटर के थ्रू मिला था उस टाइम जियो हेरिटेज साइट। तो इनकी भी अलग अलग तरीके की एक जियो हेरिटेज साइट होती है। एक मुख्यतः जियो हेरिटेज साइट के अलावा आजकल एक जियो पार्क कॉन्सेप्ट भी आ गए। जियो पार्क कॉन्सेप्ट होता है तो यूनेस्को की अलग अलग थीम चलती है। मतलब प्रॉपर शब्द क्या थे, लाइन क्या थी उसमें? कोई बात नहीं, कल जैसे आप देखो उसको लेकर आना, उसमें जियो हेरिटेज साइट वाला ही होगा मेन। या डाटा अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी है, उसके द्वारा वर्ल्ड के 200 क्रेटर हैं जिनको शामिल किया हुआ है। तो उन क्रेटर या ज्वालामुखी पॉइंट्स को अगर देखें तो उसमें इंडिया में 3 ऐसे हैं जो डाटा अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग यूनेस्को से अप्रूवल लिए हुए हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ रामगढ़, एक अपने एमपी में ढाला लेक, और एक अपने महाराष्ट्र में है लोनार लेक। जिसमें लोनार और ये रामगढ़ क्रेटर है, इसमें तो साइंटिस्ट ये मानते हैं उल्का पिंड गिरने से बनी है। यानी ज्योग्राफी वाले जो मानते हैं क्रेटर लेक, तो ये क्रेटर का विरोध करते हैं, ये कहते हैं मेटियोराइट लेक। तो जैसे आपको लेक में लिखवाएंगे तो वहाँ इसका रेफरेंस देंगे कि क्रेटर लेक है, जिसको दूसरा किस प्रकार की झील माना गया है? मेटियोराइट या उल्कापिंड झील भी माना गया। तो राजस्थान में उल्कापिंड के रूप में ये एक की मानी जाती, जबकि इंडिया में उल्कापिंड में 2 काउंट होते हैं, एक तो लोनार महाराष्ट्र वाली और एक ये वाली। और डाटा अर्थ इम्पैक्ट सोसाइटी के थ्रू यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने वाली 3, जिसमें एक एमपी की ढाला भी काउंट होती है। तो उसमें ये आएगा, जियो हेरिटेज साइट है उसमें लिस्टेड है ये।
अधिसूचित, ये तो नोटिफाइड होता है, हाँ। फिर उसमें भू विरासत, जियो हेरिटेज साइट, प्रथम आ रहा है। देश का या प्रदेश का? तीसरा उल्कापिंड क्रेटर। अधिसूचित का मीनिंग शामिल तो पहले ही कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल, राजस्थान में कई बार ये होता है कि राजस्थान में कोई, जैसे करौली धौलपुर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका नेशनल टाइगर अथॉरिटी बनी हुई है, एनटीए बना हुआ है। तो एनटीए ने घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि राजस्थान का करौली धौलपुर है, वो राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट होगा। तो अपने पास 5वां टाइगर प्रोजेक्ट आ गया राजस्थान के पास, करौली धौलपुर। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी जमीनें हैं वो धीरे धीरे नापना स्टार्ट किया। कुछ गांव आ रहे थे, उन गांवों में लोगों को जमीन दे के सेटल किया उन लोगों को, और फिर इस एरिया को रिजर्व करके और बताया गया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फिक्स ऐसा नहीं है। जैसे 500 वर्ग किलोमीटर एरिया है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर नोटिफाइड निकाल दिया, अधिसूचित कर दिया इसको। तो इसको नोटिफाइड तो बाद में किया है, इसको अनाउंसमेंट पहले कर दिया। तो 2020 में इनको घोषणा कर दी थी कि इसका पार्ट होंगे, लेकिन अब इसको आधिकारिक तौर पे नोटिफाइड कर दिया उन्होंने, अधिसूचित कर दिया कि इसका कितना एरिया है जो यूनेस्को की जियो हेरिटेज के रूप में रिजर्व किया गया है। तो अब ये नोटिफाइड है। तो इस शब्दों में, जैसे अपने जिले हैं, राजस्थान में नए जिलों की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च के आसपास घोषणा हुई थी। और फिर जैसे ही उनके ऊपर आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ? वो अगस्त में हुआ था, 4 अगस्त को। और उनके 4 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि इसको इम्प्लीमेंटेड 7 तारीख से माना जाएगा। यानी जो नोटिफिकेशन आज निकाला गया है, उस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट या प्रभावी कब से माना जाए? 3 दिन बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम, जैसे ही कोई नई नई वैकेंसी आती, तो उस दिन आपके नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता रहता है कि 10 तारीख से आवेदन मांगे जाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन 1 तारीख को आया, तो क्या अधिसूचना आई उसी दिन से क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था क्या? नहीं, 10 दिन बाद। तो सेम उसी तरीके से घोषणा करना अलग है, अनाउंसमेंट अलग होता है, नोटिफिकेशन डेट अलग हो सकती है, और उसके प्रभावी इम्प्लीमेंट होने की डेट अलग हो सकती है। तो पहले जो 2020 में था वो इसको अनाउंसमेंट था, जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। और अब उन्होंने, यूनेस्को ने इसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाल दिया कि शामिल हो चुकी है। इसका इतना जो एरिया वो यूनेस्को की धरोहर, जिसके लिए यूनेस्को फंडिंग करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखें, डग गंगधार अपलैंड, डग गंगधार उच्च भूमि। इसमें लिखेगा, डग गंगधार उच्च उच्च भूमि का विस्तार मुख्यतः झालावाड़ में, इट्स मेनली एक्सटेंट इन झालावाड़। डग गंगधार उच्च भूमि का मुख्य विस्तार झालावाड़ में, इट्स मेनली एक्सटेंट इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। इसी में आगे कंटिन्यूस लिखिए, इस क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। हालांकि हाड़ौती पूरे में ही होती है ब्लैक सॉइल, लेकिन इसमें ज़्यादा विशेषता नहीं है, तो ब्लैक सॉइल वाला इंडिकेट कर दो। ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। अब ये ब्लैक सॉइल वाला जो हिस्सा है हाड़ौती में, ये कुछ क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जैसे ये झालावाड़ और बारां की तरफ है, एमपी की तरह यहाँ पे सोयाबीन अच्छा उत्पादित होता है। और एक इसमें स्पाइस क्रॉप्स अधिक होती है, मसाले वाली फसलें। तो ये एस एंड एस क्रॉप्स के लिए फेमस होता है, सोयाबीन एंड स्पाइस क्रॉप्स के लिए।
तो इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें सोयाबीन एवं मसाला फसलें। इन विच प्रोड्यूस्ड मेन क्रॉप्स सोयाबीन एंड स्पाइस क्रॉप्स, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें सोयाबीन एवं मसाला फसलें। इन विच प्रोड्यूस्ड मेन क्रॉप्स सोयाबीन एंड स्पाइस क्रॉप्स, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें सोयाबीन एवं मसाला फसलें। तो राजस्थान में मसालों में आगे ये क्षेत्रीय होता है झालावाड़। पहले राजस्थान में आ गया था 12 डिस्ट्रिक्ट, अब 12 को लंबा टाइम हो गया डिफेट पिच पछाड़ते हुए झालावाड़ अब आ गए। उसके बाद में कोटा अब 12 नंबर थर्ड पे रहता है। बाकी अदरवाइज मसालों के एवरेज प्रोडक्शन में सबसे आगे पहले कौन था? 12 डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन जिसमें सोसर शाहाबाद अपलैंड इज द पार्ट ऑफ विंध्यन एस्कार्पलैंड एंड विंध्यन एस्कार्पलैंड इज द पार्ट ऑफ हाड़ौती। ये विंध्यन एस्कार्पलैंड वाला जो पार्ट है ये हाड़ौती का हिस्सा है, जो बाकी शाहाबाद के नाम से जो हिस्सा लिया जाता है पार्ट ऑफ हाड़ौती सब डिवीजन पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ विंध्यन। विंध्यन तो खुद हमारे यहाँ किसका हिस्सा माना गया है? अरावली। बाकी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो विंध्यन को अलग कवर करना होता है। भाई राजस्थान में नंबर ऑफ फिजिकल डिवीजन से उनकी काउंटिंग और अधिक नहीं बढ़े, अनावश्यक नहीं बढ़े। भाई विंध्यन की चट्टानें बिल्कुल अलग अलग होती तो हम एक अलग फिजिकल डिवीजन मानते हैं इसको, लेकिन अरावली से सिमिलर होने के कारण इसमें मेन अरावली को लिखा है, सॉरी हाड़ौती को लिखा है हमने। बाकी जो विंध्यन मेन हमारे यहाँ नहीं हो कि मेन एमपी में है, तो उस विंध्यन को इसका एक हिस्सा मान लिया गया। बाकी विंध्यन हाड़ौती से कहीं बड़ा है, तो अपने यहाँ तो उसका सिर्फ एक चट्टानी भाग है जो हाड़ौती की तरफ फैला हुआ है, तो इस कारण हाड़ौती का एक मेन डिवीजन है, मुख्य भाग माना गया उसको। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में देखो कि विंध्यन को अलग ही कवर किया जाता है। मालवा पठार है वो अपने आप में अलग कवर किया जाता है। वहाँ ये शब्द ही इंडियन ज्योग्राफी में शब्द ही नहीं आएंगे, दक्कन लावा पठार वगैरह। वहाँ एक दक्कन पठार आएगा, लेकिन वो एक अलग प्लेट्यू महाराष्ट्र का पठार है। तो इसका मीनिंग ये राजस्थान का रीजनल क्लासिफिकेशन है। हमारे यहाँ अपने ये फिजिकल डिवीजन है, उनको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। अपने जो मॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने इनको डिसाइड कर रखा है। तो उसमें विंध्यन एस्कार्पलैंड वाला पार्ट है उसका हिस्सा नहीं, हाड़ौती के एक सब डिवीजन पार्ट के रूप में शाहाबाद को शामिल किया हुआ है। तो शाहाबाद हाड़ौती के जो 3 सब डिवीजन है उसमें एक ईस्टर्न पार्ट है वो शाहाबाद, सदर्न पार्ट है वो गंगधार, नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न पार्ट है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो इसे ये साथ हाड़ौती का पार्ट आपका कंप्लीट। अब हेडिंग डालिए इंपोर्टेंस ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के महत्व, जैसे हर फिजिकल डिवीजन में लिखा है अपन। नेक्स्ट हेडिंग हाड़ौती का महत्व, ब्रैकेट में आगे लिख देना 50 वर्ड, 50 शब्द। हाड़ौती के महत्व में एक फर्स्ट लाइन वही लिखनी है जो मैदान में लिखी थी, कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कृषि उत्पादकता अपने हाड़ौती में भी अच्छी है और मैदान में भी अच्छी है। फर्स्ट इंपोर्टेंस कृषि उत्पादकता। लिखते लिखते ब्रेक किसने मारे? तो हाड़ौती क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक या उच्च पाई जाती है। इसके पीछे कारण हम मानते हैं कि यहाँ फर्टाइल सॉइल, यानी जो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी होती है वो पाई जाती है। आपको ध्यान हो तो कल आपको लिखवाया था मैदानी भागों में कि मैदानी भागों में कृषि उत्पादकता उच्च या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो इसको मोस्ट फर्टाइल नहीं लिखना, ये फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, अगर रैंक वाइज देखा जाए तो इसका मीनिंग टेक्निकली शब्द में यहाँ मिस्टेक मत करना। जैसे मैदान में भी उच्च
उत्पादकता होती है, जैसे कि मैदानी भाग में एरिया 23%, जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या हमेशा उस एरिया में रहती है जो फर्टाइल एरियाज होते हैं। जैसे हाड़ौती के पास 7% एरिया और पॉपुलेशन कितनी है? 11%, तो कहीं ना कहीं उसके एरिया से ज्यादा है। हाड़ौती में लगभग आसपास ही है कि 9% एरिया, लगभग 10% जनसंख्या है। और डेजर्ट वाला एरिया जो पार्ट है वो एरिया 61% है और पॉपुलेशन 40%। तो इस एरिया में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है, जनसंख्या का जमाव कम रहता है, क्योंकि इस एरिया में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है वो कम रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एरिया डेजर्ट है। विपरीत क्लाइमेटिक यानी जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, इस कारण लोग जितना एरिया उतने लोग नहीं रहते हैं। बाकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो ज्यादा है वहाँ। एक फैक्ट अगर देखें, जनसंख्या अधिक किस में है? तो जनसंख्या अधिक डेजर्ट में है। लेकिन डेंसिटी या दबाव किस एरिया पे अधिक है? तो मैदान और हाड़ौती। क्यों? क्योंकि इनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती। तो मैदानी भागों में कृषि उत्पादकता उच्च पाई जाती है, क्योंकि वहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ पाई जाती है। हाड़ौती में कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी ब्रैकेट में ब्लैक सॉइल पाई जाती। तो इसमें लिखेगा हाड़ौती क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक या उच्च होती है। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन हाड़ौती रीजन। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन हाड़ौती रीजन बिकॉज फर्टाइल सॉइल ब्रैकेट में ब्लैक सॉइल, बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर या एक्सटेंट हियर, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी ब्रैकेट में काली मिट्टी पाई जाती है या विस्तृत है। हाड़ौती में कृषि उत्पादकता अधिक या उच्च होती है। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन हाड़ौती रीजन बिकॉज फर्टाइल सॉइल ब्रैकेट में ब्लैक सॉइल इज एक्सटेंट हियर या फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यानी काली मिट्टी पाई जाती है। और यही स्टेटमेंट अगर मैदान में आए कि उच्च उच्च कृषि उत्पादकता होती है बिकॉज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वहां सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वो मोस्ट फर्टाइल एरिया होता है, ये सिर्फ फर्टाइल ही लिखा जाता है। और सामान्य सी बात है, जहाँ ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अपना यूपी का एरिया, बिहार, वेस्ट बंगाल और उसके साथ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया किसके लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के लिए। वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के कारण जनसंख्या को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में जैसा वहां कृषि उत्पादकता के बाद में नेक्स्ट वाला क्या लिखा हुआ था? जनघनत्व है, वो सेम जनघनत्व इसमें भी लिखना है। तो जनघनत्व में लिखे हाड़ौती क्षेत्र में जनघनत्व अधिक होता है, तो सर्वाधिक नहीं कह सकते, सर्वाधिक मैदानों में होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन हाड़ौती रीजन। हाड़ौती क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जनघनत्व अधिक होता है। तो कारण बार बार वो सोइल वाला ही रीजन होता है, तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी जलो सॉरी ब्लैक सोइल पाई जाती है। अब जनघनत्व के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखे मिनरल्स या खनिज। तो आपको ध्यान है इसमें हमने एक बात की थी विंध्यन को, विंध्यन को लेकर विंध्यन में मैंने कुछ आपको रॉक्स या मिनरल्स लिखवाए थे, कुछ चट्टान या खनिज, जिसमें ज्यादातर स्टोन थे इसमें। ये हमने जैसे सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर, जैसे हमने रेड स्टोन, लाल पत्थर, कोटा की और कोटा स्टोन, चूना पत्थर या लाइम स्टोन। जिसमें मुख्य स्टोन कौन सा होता है इसमें? सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर। तो इसमें मिनरल्स में लिखेगा। हाड़ौती में विशेषता नेक्स्ट है खनिज। खनिज में इस क्षेत्र में मुख्यतः पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं। स्टोन मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन दिस जियोग्राफिकल रीजन। स्टोन मिनरल्स, स्टोन मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन दिस जियोग्राफिकल रीजन। इस क्षेत्र में मुख्यतः पत्थर वाले खनिज अधिक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये कुछ स्टोन है, इनके नाम लिख दीजिए। सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर,
बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन एवं चूना पत्थर। जैसे डेजर्ट अपने किस प्रकार के मिनरल्स के लिए फेमस है? एनर्जी मिनरल्स के लिए। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अरावली किसके लिए फेमस थी? मुख्यतः मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज अधिक होते हैं उसमें। तो धारवाड़ रॉक्स होने के कारण जिसमें मुख्यतः लोहा है, सीसा है, जस्ता, चांदी, तांबा, उधर मेटल्स अधिक होते हैं। और ये फेमस मुख्यतः स्टोन मिनरल्स के लिए अधिक, पाठ्य अधिक प्रसिद्ध है पत्थर। मिनरल्स के बाद में नेक्स्ट लिखिए वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता। अब आगे एक टॉपिक पढ़ोगे आप, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। हालांकि बीच में क्लाइमेट भी कवर करना है, उसके बाद में आपके अपवाह तंत्र। राजस्थान में कोटा संभाग ऐसा है, कोटा डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ रिवर्स अधिक है, नदियों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ चंबल और उस चंबल से जुड़ा हुआ बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम है। राजस्थान की वो नदी होती है जो सबसे लंबी भी और सबसे बड़ी नदी भी, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। किसी नदी को लंबी इसलिए बोला जाता है कि वो अपने ओरिजिन पॉइंट से लेके और डिस्चार्ज पॉइंट यानी जहां समाप्त होती है उसके बीच की दूरी ज्यादा तय करती, लॉन्गेस्ट रिवर। एक हो सकता है कि नदी के पास लंबाई भले ही ज्यादा नहीं हो, लेकिन उसमें पानी अधिक होने के कारण उसका कैचमेंट एरिया काफी बड़ा होता है, इस कारण वो बड़ी होती। चंबल राजस्थान में दोनों ही तरीके से एक ही आंसर रहता है कि लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान चंबल। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, कौन सी है? अमेजन, वाटर प्रेजेंस या कवरिंग एरिया के अकॉर्डिंग। और विश्व की सबसे लंबी नदी, तो इसका मीनिंग ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एक लॉन्गेस्ट का आंसर होता है और एक लार्जेस्ट का आंसर होता है। लार्जेस्ट यानी जिसका कवरिंग एरिया, जिसमें वाटर वॉल्यूम अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है, उस कंडीशन को लेकर बड़ी नदी कहा जाता है, पानी की प्रेजेंस को लेकर। और एक जिसने दूरी ज्यादा तय की है उसको लंबी कहा जाता है। तो नाइल रिवर है, उतनी दूरी किसी के पास नहीं है, तो नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। यानी विश्व में सबसे लंबी नदी का दर्जा नील या नाइल रिवर को है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी का दर्जा अमेजन। राजस्थान में दोनों ही दर्जे ये चंबल को है कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इज चंबल रिवर। तो इस क्षेत्र में एक बड़ी नदी होने के कारण अपने यहाँ सतही जल यानी जो सरफेस वाटर, क्योंकि नदियों का पानी सरफेस पे होता है, एक जमीन से पानी निकालते हैं वो हमारे लिए ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। तो इस क्षेत्र में सतही जल अधिक पाया जाता है, और सरफेस वाटर जिस एरिया में अधिक होगा वहाँ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो बायोडाइवर्सिटी मैंने कहा था हर जगह हम बात करेंगे, जैसे मैदान में पक्षियों को लेके बात करके आए थे, अरावली में ऑल ओवर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती, यहाँ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना। तो इसमें सतही जल वाले में लिखिए, इस क्षेत्र में सतही जल अधिक पाया जाता है। जल उपलब्धता में लिखिए, यानी किस प्रकार का जल उपलब्ध है? सरफेस वाटर और रिवर वाटर। सरफेस वाटर और रिवर वाटर इज मोर फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में सतही जल या नदी जल अधिक पाया जाता है। सरफेस वाटर और रिवर वाटर इज मोस्टली फाउंड इन दिस ज्योग्राफिकल रीजन या इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में सतही जल या नदी जल अधिक पाया जाता है। सतह पे जल नदियों का ही होता है, इस कारण इसको सरफेस वाटर कह सकते हैं या रिवर वाटर अधिक पाया जाता है। अब इसी के बेस पे यहाँ पे क्या होगा, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी अधिक मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो जलीय जैव विविधता, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। जलीय जैवता के कुछ एग्जांपल्स जैसे हम यहाँ चंबल में देखें, एक तो घड़ियाल अधिक है,
एक गंगा में जो मछली पाई जाती है वो भी चंबल में मिलती है, गांगेसुस या गंगेटिक डॉल्फिन जिसको कहते हैं। गांगेसुस या गांगे डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक सूस भी कहा जाता है, गंगेटिक सूस या डॉल्फिन। एक इसमें उदबिलाव अधिक होते हैं इस क्षेत्र में, तो इसमें एक ओट्रस अधिक पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में लिखेगा हाड़ौती में जलीय जैवता अधिक पाई जाती है। एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन हाड़ौती रीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे, फिर इनको जीवों के नाम है जो चंबल की तरफ है उनके नाम लिखे। इस क्षेत्र में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी मोस्टली फाउंड इन हाड़ौती रीजन। फॉर एग्जाम्पल एलिगेटर, गंगेटिक डॉल्फिन, गांगेसूस एंड उदबिलाव यानी ओट्रस, OTTERS, ओट्रस। जलीय और स्थलीय दोनों जीव होता है ये उदबिलाव। तो ये चंबल पढ़ेंगे उस टाइम इनके कुछ डायग्राम या पिक्चर्स भी दिखाएंगे आपको। एलिगेटर, एलिगेटर तो आपको ध्यान होगा, जैसे जीव का जो मुंह इस तरीके से आगे से चौड़ा होता है, ये वाला तो होता है मगरमच्छ, जो तालाब वगैरह के पास में आपने देखा होगा कई बार, ये मुंह खोल के भूल जाता है कई बार, तो यूं ही रखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है, नजदीक कोई जीव आता है तो तुरंत दबोच लेता है। तो जल में कहा जाता है भी पानी में रह के मगर से बैर। इसका मीनिंग लोकोक्ति है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रभावशाली है उसमें उससे अधिक प्रभावशाली कोई भी नहीं हो सकता। भाई हाथी में हाथी कितना ही बलवान होगा लेकिन पानी में अगर उतर गया तो वो मगरमच्छ से फिर पीछे है। तो हालांकि कुछ जगह मगरमच्छ के शिकार भी हुए हैं, जैसे राजस्थान के अंदर रणथंभौर के अंदर एक, जैसे यूट्यूब वगैरह पे हम देखते हैं कई बार, तो एक टाइगर 16 यानी मछली बागिन थी। उस मछली बागिन ने तालाब के नजदीक से मगरमच्छ को अंदर से निकाल के और उसका शिकार कर लिया। बाकी जनरली मगरमच्छ को पानी में हराना मुश्किल होता है। और एक होता है घड़ियाल। तो घड़ियाल है, उसका मुंह आगे से इस तरीके से नोकीला होता है, तीखा होता है। इसके ऊपर यूं आगे संरचना होती है घड़े जैसी, मटके जैसी। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? घड़े जैसे इस स्ट्रक्चर के कारण इसको कहा जाता है घड़ियाल। अब घड़ियाल जैसे पानी के अंदर अंदर अटैक कर दे तो घड़ियाल का मुंह आप इजीली पकड़ सकते हो। तो घड़ियाल को दबोचना आसान है, मगरमच्छ को नहीं। इसके जबड़े में अगर पत्थर भी रख दोगे ना, पत्थर को भी तोड़ देता है, इतना पावरफुल जबड़ा होता है इसका। कई बार शिकार करते हैं तब देखे होंगे ना, यूट्यूब के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ के जो कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें एक झटके में टुकड़े कर देते हैं। हाँ, दरियाई घोड़ा का भी होता है बिल्कुल। दरियाई घोड़ा पानी में उतरता है तो मगरमच्छ भाग जाता है। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट। तो कल स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर अपन, क्लाइमेट।